नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में कहानियां लगाई गई हैं उनको, और आज हम लोग ये 8वीं कहानी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 7 कहानियां हम लोग पढ़ चुके हैं जो आपके पाठ्यक्रम की थी। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बेहद शानदार कहानी उसने कहा था। ये कहानी अपने आप में बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी है। लगभग हर साल, साल दर साल एनटीए आपसे इस कहानी से हर हाल में क्वेश्चन पूछता है। जैसे जो प्रश्न पत्र आपका जो अभी आया था दिसंबर 2023 में, उसमें भी इस कहानी से एक प्रश्न था। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस कहानी से लगभग हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न होता है। तो इस कहानी को हमको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत गहराई से पढ़ना है और बहुत समझ के पढ़ना है। और इस कहानी को कम से कम इसके तथ्य तो हम लोग पढ़ेंगे ही, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद भी इस कहानी की कम से कम 2 से 3 बार आपको रीडिंग भी लगानी है, तभी इस कहानी से आप प्रश्न हल कर पाएंगे। तो आज की कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की और बेहद शानदार कहानी है। पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिस तरीके से हम लोग हर कहानी में करते हैं कि कहानी पढ़ने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कहानीकार पे, क्योंकि जो रचना आपके सिलेबस में लगा दी जाती है उस रचना के साथ साथ उसका रचनाकार भी उतना महत्व रखता है। तो थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी कहानी की। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को और इनका देहांत हुआ था 11 सितंबर 1922 को। अगर हम बात करें कि इनका जन्म स्थान क्या था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान था। इनके द्वारा एक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया गया और मासिक पत्रिका का नाम था समालोचन पत्रिका। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा मासिक पत्रिका समालोचन का संपादन किया गया। इन्होंने 3 कहानियां ही लिखी और 3 कहानियां लिखने के बावजूद भी हिंदी में कहानी लिखने के जो नाम हैं, बड़े नाम हैं, उनमें अपने नाम को शामिल कर लिया सिर्फ 3 कहानियों को लिख के। और उसने कहा था इनकी रचना शैली कितनी अच्छी है इसका प्रमाण है। तो इन्होंने सिर्फ 3 कहानियां लिखी, हमारा काम आसान कर दिया। इनके सिर्फ हमको 3 कहानियां ही याद करनी है। इनकी पहली कहानी है सुखमय जीवन। इनकी जो पहली कहानी है वो है सुखमय जीवन। पहली कहानी है सुखमय जीवन जो 1911 में है। इनकी दूसरी कहानी है बुद्धू का कांटा जो 1914 में है। और जिस कहानी को आज हम लोगों को पढ़ना है उसने कहा था इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। तो ये 3 कहानी इनकी हो गई। इनके कुछ निबंध हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमसे हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक इनका निबंध है कछुआ धर्म जो आपसे पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, और एक इनका निबंध है मारिस मोह कुठाऊं, ये भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये कहानियां हो गई, ये निबंध हो गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक बात के लिए और याद किया जाता है, इनकी एक आलोचनात्मक रचना है। इनकी एक आलोचनात्मक रचना है, रचना का नाम है पुरानी हिंदी। रचना का नाम है पुरानी हिंदी। इसके लिए भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। और इस रचना में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पहली बार अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है कि इस रचना में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पहली बार अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। तो हम लोगों ने थोड़ी सी बात कर ली है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपनी कहानी को सविस्तार पढ़ेंगे, कोई चीज छोड़ी नहीं गई है, सब कुछ आपको एक ही क्लास में अवेलेबल करा दिया गया है। बस आपसे उम्मीद ये है कि आप थोड़ी देर साथ बनाए रखेंगे, और अगर आप साथ बनाए रहना पसंद करते हैं तो आपको उसने कहा था कहानी के बारे में कुछ ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपको ना आता हो। तो थोड़ी सी बात करें, कहानी कब प्रकाशित हुई थी। जैसा हमने अभी पढ़ा कि इस कहानी का जो प्रकाशन हुआ था वो 1915 में हुआ था। और इस कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था, अगर ये प्रश्न किया जाए तो इस कहानी का प्रकाशन जो हुआ था सरस्वती पत्रिका में हुआ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी चाहिए, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 में हुआ और सरस्वती पत्रिका में हुआ।
अब हम लोग बात करेंगे कहानी के प्रमुख पात्रों की। तो कहानी में जो सबसे पहला प्रमुख पात्र है वो है लहना सिंह, और लहना सिंह जो है वो कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इसके साथ साथ सेना का एक वीर सिपाही है, और जो एक स्त्री से प्रेम करता है और उस स्त्री से वचनबद्ध व्यक्ति है, और अपनी वचनबद्धता को निभाने के लिए वो अपने प्राणों का बलिदान भी दे देता है। ये है लहना सिंह। ये किरदार किस तरीके का है, अभी जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से लहना सिंह अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों को तो समझेंगे किस्सा था क्या। एक पात्र है सूबेदारनी इसमें, जो एकमात्र स्त्री पात्र है, और ये सूबेदारनी वही लड़की है जो लहना सिंह को बचपन में मिली थी, और कहानी की ये नायिका है, और लहना सिंह की बचपन की प्रेयसी है। प्रेयसी होने के साथ साथ सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। ये चीज याद रखना, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। और ये जो हजारा सिंह है, हजारा सिंह एक सूबेदार है और सूबेदारनी का पति है। एक पात्र है बोधा सिंह। बोधा सिंह जो है वो सूबेदार वजीरा सिंह का बेटा है और सूबेदारनी का भी बेटा है। एक पात्र इसी में और है कीरत सिंह। कीरत सिंह जो है वो लहना सिंह का जो है मित्र और भाई है, और जो इनकी जो है लहना सिंह की आखिरी इच्छा होती है वो इसी के गोद में मरने की होती है। एक पात्र कहानी में है लप्टन सिंह, जो एक जर्मन जासूस है और जो सेना में जो है गुप्त जासूस बन के आता है। लप्टन सिंह का किरदार जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे। और एक पात्र है कहानी में वजीरा सिंह। ये वजीरा सिंह एक तरीके से सेना का विदूषक है। तो ये कुछ पात्र हो गए कहानी के जो प्रमुख पात्र थे जिनको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं, उसने कहा था कहानी में कथानक, कहानी के कथानक में अंक कितने हैं, तो ये 5 अंकों में विभाजित कहानी है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले जो हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी कानों में कंगना, वो कितने अंकों में विभाजित थी, 3 अंकों में विभाजित थी। और ये जो कहानी है उसने कहा था इसमें कितने अंक हैं, 5। ये चीज आपसे कई बार पूछ ली जाती है तो आपको याद रखना है। उसने कहा था कहानी में 5 अंक हैं, ठीक है। और इस कहानी का जो कथानक है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और ये कहानी जो है फ्लैशबैक शैली या फिर कह सकते हैं पूर्व दीप्त शैली, यानी कोई जब अपनी पुरानी चीजों को सोचता है वो जो एक शैली इस्तेमाल करता है लेखक, उसको कहते हैं फ्लैशबैक शैली। तो ये कहानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई सबसे चर्चित कहानी है, और फ्लैशबैक शैली में लिखी गई सबसे चर्चित कहानी होने के साथ साथ ये फ्लैशबैक लिखी शैली में सबसे पहली कहानी भी है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इस कहानी के कथानक को। वैसे हम लोग एक काम करते थे, पहले कहानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते थे, बाद में हम लोग क्या करते थे, कहानी को भी पढ़ लेते थे। लेकिन इसके फैक्ट ही बहुत ज़्यादा हैं, तो इस क्लास को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहले भाग में आपको कहानी के सारे तथ्य बता दिए जाएंगे और दूसरे भाग में आपको कहानी पढ़कर सुना दी जाएगी। तो अगर दोनों चीजें एक क्लास में एक साथ बनाते तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, फिर ऊब के भाग जाते आप। इसीलिए क्लास को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग में कहानी के सारे तथ्य हैं, दूसरे भाग में सिर्फ कहानी है। तो इस भाग में कहानी के तथ्य ही हैं। वैसे हम लोग कथानक करते नहीं थे, लेकिन इस कहानी में कथानक हम लोग करेंगे और कथानक के बाद कहानी भी पूरी पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में। तो इस कहानी के कथानक को जो है 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भाग यह है कि अमृतसर में बंबू काट वालों की बोली। पहला भाग कहानी का है अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली। इसमें क्या है कि कहानी की शुरुआत अमृतसर शहर से होती है, जहां बड़े बड़े शहरों के इक्के वाले भीड़ से कटुता से पेश आते हैं, वही अमृतसर के बंबू काट वाले मीठी बोली का प्रयोग करते हैं। जैसे हटो भाई जी, बचो खालसा जी, आने दो लाला जी, इनके द्वारा प्रायः जी और साहब का ही प्रयोग किया जाता है। यदि कोई बुढ़िया चेतावनी देने पर भी रास्ता न छोड़े तो उनकी वचनावली कुछ ऐसी हो जाती है कि हट जा जीने जोगिए, यानी तू जीने योग्य है, हट जा कर्मा वाली है, यानी तू सौभाग्यशाली है, हट जा पुत्रा प्यारी है, यानी तू अपने पुत्रों की प्यारी है, हट जा। तो जो पहला भाग है कहानी का, तो लेखक इसी चीज को पहले भाग में कहानी के
दूसरा एक अंक है, उसको इस तरीके से विभाजित किया जा सकता है कि चौक बाजार में नायक और नायिका के प्रथम मिलन का इसमें वर्णन किया गया है। अमृतसर के चौक बाजार में एक दुकान पर 12 वर्षीय एक लड़का, आपको लड़के की उम्र याद रखनी है, अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आता है। यह भी आपको याद रखना है कि वो लड़का वहां पे अपने मामा के लिए दही लेने आया था। और 8 वर्षीय लड़की की भी आपको उम्र याद रखना है। 8 वर्षीय एक लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आती है, रसोई के लिए बढ़िया लेने आती है। उत्सुक लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। उत्सुक लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। तो लड़की धत कहकर भाग जाती है। महीने भर तक वो लड़की से यही प्रश्न करता रहता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। और एक दिन लड़के के द्वारा पूछे जाने पर लड़की के द्वारा जवाब मिल जाता है कि हाँ हो गई, देखते नहीं है रेशम से कढ़ा सालू। लड़का यह सुनते ही बौखला जाता है और भागता हुआ लोगों से टकराते हुए किसी प्रकार अपने घर पर पहुंचता है। तो ये जो है दूसरे अंक की थोड़ी सी बात हो गई। तीसरा अंक जो है उसको नाम दे सकते हैं फौज में नौकरी। इस घटना के वो जो लड़का है ठीक 25 साल बाद सेना में शामिल होता है। इस घटना के 25 वर्ष बाद वह लड़का यानी लहना सिंह, ये वही पात्र है लहना सिंह जो फौज में भर्ती होता है। फ्रांस की युद्ध भूमि में जमादार लहना सिंह जर्मनी की सेना के विरुद्ध तैनात है। उसकी रेजिमेंट का नाम ये आपको याद रखना है, उसकी रेजिमेंट का जो नाम है वो है नंबर 77 सिख राइफल्स। और इसी रेजिमेंट में इस 8 वर्षीय लड़की सूबेदारनी का पति सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र बोधा सिंह भी फौजी है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि जिस रेजिमेंट में लहना सिंह है उसी रेजिमेंट में सूबेदारनी का पति हजारा सिंह भी है और बोधा सिंह भी फौजी है। भयंकर वर्षा और शीत का उस समय मौसम है। सूबेदार हजारा सिंह वजीरा सिंह से खाई का पानी निकालने को कहता है। बोधा सिंह को ज्वर है। बोधा सिंह वही जो सूबेदारनी का बेटा है और हजारा सिंह का भी लड़का है, ज्वर से पीड़ित है। इस समय लहना सिंह पहरे पर तैनात है। तो तीसरे अंक में कुल कुछ इस तरीके की घटना है। और जो चौथा अंक है, चौथे अंक में नकली लेफ्टन साहब का प्रवेश जो है। लेफ्टन साहब एक जो है असली लेफ्टन साहब की ड्रेस में आते हैं, लेकिन उनको अंतोगत्वा लहना सिंह पहचान लेता है। एक बार जरा दृष्टि डाल लेते हैं और पढ़ लेते हैं जो इसका सारांश है चौथे अंक का। एक जर्मन व्यक्ति लेफ्टन के वेश में आकर हजारा सिंह को एक जर्मन खाई पर हमला करने का आदेश देता है। वह लहना सिंह को सिगरेट पीने को देता है और इस बात से लहना सिंह सशंकित हो जाता है क्योंकि लहना सिंह सिगरेट पीता ही नहीं है और जो लेफ्टन साहब हैं वो इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है तथा सिगड़ी के उजाले में लेफ्टन साहब के कटे बालों को देखकर उस पर संदेह करता है। वह संदेह की पुष्टि के लिए साहब से जगाधरी जिले में शिकार खान सामा अब्दुल्ला द्वारा मंदिर में मूर्ति पर जल चढ़ाने तथा नील गाय के 2 फुट 4 इंच के सींग की होने की बात करता है। वो चाहता है कि मैं ये स्पष्ट कर लूं कि ये लेफ्टन साहब ही हैं कि उनके बेस में सचमुच कोई आ गया है। तो वो 2-3 बातें करता है। पहली बात करता है जगाधरी जिले में शिकार खेलने की, खान सामा अब्दुल्ला द्वारा मंदिर में मूर्ति पर जल चढ़ाने की, जबकि मुसलमान मूर्ति पे जल नहीं चढ़ाते हैं और लेफ्टन साहब ने इस पे स्वीकृति दे दी थी। और तीसरी बात करता है नील गाय के सींगों की, जिससे जो है लहना सिंह को स्पष्ट हो जाता है तथा लेफ्टन साहब के हाँ करने पर उसका शक यकीन में बदल जाता है। तब सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को आदेश देता है और कहता है कि होश में आओ, कयामत आ गई है। और कयामत आई है लेफ्टन साहब की वर्दी पहनकर। तो ये चौथे अंक की एक तरीके से थोड़ा सा सारांश हो जाएगा। पांचवा जो इसको इसके कथानक को 5वें भाग में विभाजित किया जा सकता है, उसकी भूमिका थोड़ा सा सारांश उसका भी पढ़ लेते हैं कि नकली लेफ्टन साहब अपनी जेब से निकालकर 3 गोले खाई की दीवार में तार से बांधकर आगे जाने लगते हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि नकली लेफ्टन साहब ने आग के कितने गोले दीवार में लगाए थे, तो 3 गोले लगाए थे। इस समय लहना सिंह फुर्ती के साथ राइफल के कुंदे के प्रहार से उन्हें बेहोश कर देता है। जब लेफ्टन होश में आता है तो अपनी पिस्तौल से वह लहना सिंह को घायल कर देता है। वो लहना सिंह की गोली मार देता है और लहना सिंह के जो गोली लगती है वो जांघ में लगती है। जवाब में लहना सिंह उसकी हत्या कर देता है। बोधा सिंह के पूछने पर वह एक कुत्ता मारने की बात कहकर अपने साथियों को सतर्क कर देता है। जब उसने नकली लेफ्टन साहब ने इनको गोली मारी जांघ में, इसकी प्रतिक्रिया में लहना सिंह उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। फिर उसके बाद जो लोग
चले गए थे, इसके जो है नकली लेफ्टिनेंट साहब के कहने से वहां से चले गए थे। इस समय सिर्फ यहाँ पे 8 ही लोग शेष बचे थे। उनको जो है वापस बुलाने के लिए वो वजीरा सिंह से कहता है। जिस समय जर्मन सैनिक का खाई पर हमला हुआ उस समय सिख सैनिकों की संख्या सिर्फ 8 बची थी। युद्ध होता है, युद्ध में 63 जर्मन मारे जाते हैं तथा और घायल होते हैं और 15 सिख सैनिक शहीद होते हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद डॉक्टर एवं गाड़ियां घायलों को लेने आती हैं। बोधा सिंह लहना सिंह की सौगंध पूर्वक वाहन से भेज देता है और कहता है कि सूबेदारनी को लिखे पत्र में मेरी तरफ से माथा टेकना और घर जाकर कहना कि मुझे उसने जो कहा था वो कर दिया। सूबेदारनी ने क्या कहा था? सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि तुम जो है युद्ध भूमि में जा रहे हो और युद्ध भूमि में मेरे पति की और मेरे बेटे की रक्षा करना। लहना सिंह ने वही किया, दोनों को बचाया। और यही बात वो कह रहा है कि सूबेदारनी को एक पत्र लिखना और पत्र में मेरी तरफ से लिखना कि तूने जो कहा था वो मैंने कर दिया। कितनी भयानक प्रेम कहानी है, कितनी मूवीज देख लो, कितनी कहानियां पढ़ लो, इससे गहरी, इससे बेहतर प्रेम कहानी आपको कहां देखने को मिलेगी। और इसके जो छठे भाग में हम इसको विभाजित कर सकते हैं, उसमें बस यही है कि लहना सिंह को अपनी पुरानी स्मृतियों में डूबना दिखाया जाता है। ऐसा कहानीकार लिखता है कि जब इंसान अपने मृत्यु के क्षण के सबसे नजदीक होता है तो उसको अपनी पुरानी स्मृतियों की याद आने लगती है। उसी तरीके से लहना सिंह भी बार बार अपनी पुरानी सारी बातें याद करता है कि किस तरीके से वो उस लड़की से अपनी जो है 12 वर्ष की अवस्था में मिला था, किस तरीके से वो उससे पूछा करता था तेरी कुड़माई हो गई। इस तरीके की वो बातें उसे याद आती हैं और इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है और कहानी भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। और इस कहानी की प्रशंसा करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यह मर्यादा में रहकर प्रेम की व्यंजना करने वाली अद्वितीय कहानी है। इसके साथ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानी का क्लास का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट जो पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी तरीके से आ रहे हैं, आपसे कहानी के अंदर जाके गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी तक हम क्या करते थे, अभी को जो है 5-6 साल पहले तक सिस्टम यही था कि हम लोग बस 2-3 चीजें कहानी की याद करते थे, कब लिखी गई, कब छपी, किस पत्रिका में छपी, पात्र कौन कौन से हैं, और बहुत ज्यादा कथानक पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते थे। लेकिन अब आपको इतना करने से काम नहीं चलने वाला आपका, ना ही आप इतना करने से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी, गहराई के संग कहानी पढ़नी पड़ेगी। अभी समय है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो आप क्या करें कि हर रचना को पढ़ लें। अगर आप सफलता चाहते हैं तो रचनाओं को जरूर पढ़ें। हिंदी साहित्य के इतिहास को एक तरीके से उन लोगों ने खारिज कर दिया, कुछ नहीं उसमें से पूछ रहे हैं, ना विशेष काव्य शास्त्र से पूछ रहे हैं, सिर्फ रचनाओं से पूछ रहे हैं। सिर्फ जो आपको 2 कौड़ी की रचनाएं लगेंगी उनसे गहरे गहरे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, रचनाएं पढ़नी है। अगर घर में आर्थिक विपन्नता नहीं है, आप मजबूत हैं, तो पुस्तकों को लाएं, पुस्तकों से पढ़ें, कहानियों को पीडीएफ से पढ़ें, नाटकों को पीडीएफ से पढ़ें, उपन्यास खरीद लें। उपन्यास खरीदने के साथ जो आपकी यूनिट 10 में रचनाएं लगाई गई हैं उनको खरीद कर पढ़ें, तब जाके कहीं आपका कुछ होने वाला है। सिर्फ आप जो है कथानक पढ़ लेंगे, कथानक से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप जो है पढ़िए, कहानियों को 2-2, 3-3 बार पढ़िए, प्रत्येक उपन्यास को जरूर कम से कम 1 बार पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट उपन्यास है उनको 1-2 बार भी पढ़ सकते हैं, जैसे गोदान है, शेखर एक जीवनी है, या फिर जो है तमस है। इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं, मैला आंचल है, इनसे तो प्रश्न खूब ज्यादा आते हैं। तो इनको जितनी बार पढ़ेंगे वो आपके मस्तिष्क में बैठेगा। यूनिट 10 से बहुत प्रश्न आने लगे हैं, उसको हम लोग छोड़ देते थे, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हम लोग जो है ये जीवनियाँ जो उसमें लगी हैं या फिर संस्कृत के 4 अध्याय वगैरह इनको नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब इनको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनसे प्रश्न आते हैं। तो आप इनको जरूर पढ़िए और जितना मेरी तरफ से हो रहा है मैं जो है उसमें से खोद के जा के प्रश्न आपसे लाता हूँ। अभी जब आप प्रश्न करेंगे, मैंने कहानी 2-3 बार पढ़ी कि कहीं से कोई प्रश्न रह ना जाए, तो कहानी भी आपको पढ़ाएंगे। कहानी के बाद उसमें से जो है प्रश्न जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो भी मैं जो है आपके लिए निकाल के लाया हूं। अभी हम लोग उपन्यास की क्लासेस पढ़ेंगे, उपन्यास को भी हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। उपन्यास को हमने 4 भागों में बांटने की एक योजना बनाई है।
पहले भाग में हम लोग आपको उपन्यास की भूमिका पढ़ाने वाले हैं, दूसरे भाग में मैं आपको उपन्यास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाऊंगा और शेष जो 2 क्लासेस रह जाएंगी उनमें हम लोग उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके के हम लोग उपन्यास भी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अपनी कहानी पे बात कर लेते हैं, वरना क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पहला प्रश्न यह है कि चौक की दुकान पर वह दोनों बच्चे क्या खरीदने आए थे? तो लड़का अपने मामा के लिए उनके बाल धोने के लिए दही खरीदने आया था और जो लड़की थी वो रसोई के लिए बड़ियां खरीदने आई थी। प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। जब वे दोनों पहली बार मिले तो उनकी उम्रें क्या थी, मतलब कितने कितने साल के वो दोनों थे? तो लड़का जो था वो 12 वर्ष का था, लड़की जो थी वो 8 वर्ष की थी। जब वे दोनों पहली बार मिले तो कितने वर्ष के थे, हमने देख लिया। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि लड़की की कुड़माई, यहां पे करिए कुड़माई, यहां पे कर लीजिए कुड़माई। लड़की की कुड़माई हो गई, यह समाचार पाकर लड़के की बौखलाहट भरी प्रतिक्रिया क्या थी? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपको प्रश्न बहुत हल्के लगेंगे लेकिन कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब लड़की ने बताया कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई या मेरी मंगनी हो गई, तो उस बौखलाहट में लड़का किन किन लोगों से लड़ा, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। तो वो एक कुत्ते से टकराया था, एक गोभी के ठेले में दूध उड़ेल दिया था और सामने से आती हुई किसी वैष्णवी महिला से टकराकर अंधे की उपाधि पाई थी। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के खंदक में बैठे हुए सिपाहियों को कितने दिन बाद रिलीफ मिल जाने वाली थी? तो वो लोग 7 दिन के लिए युद्ध करने आए थे, उसमें से 4 दिन बीत गए थे, तो 3 दिन बाद उनको रिलीफ मिल जाने वाली थी और फिर उसके बाद उनको 7 दिन की छुट्टी भी मिलने वाली थी। तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, कहानी में ये कथन किसका है? तो लहना सिंह कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है और बिना लड़े सिपाही। लहना सिंह कहां मरना चाहता है? तो लहना सिंह अपने भाई कीरत सिंह की गोद में और अपने हाथों से लगाए गए आमों की वृक्ष की छाया में मरने की उसकी इच्छा है। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन सी घटनाओं पर चर्चा शुरू की? जो पुराने वाले असली लेफ्टिनेंट साहब थे वो 5 वर्ष लहना सिंह की रेजिमेंट में रह चुके थे, इसीलिए लेफ्टिनेंट साहब और लहना सिंह के बीच में पहचान थी, अच्छी खासी पहचान थी। लेकिन ये जो नए लेफ्टिनेंट साहब थे इनकी पहचान उजागर करने के लिए लहना सिंह ने 3 बातों पर चर्चा छेड़ी थी कि पिछले साल जगाधरी जिले में शिकार खेलने की बात, खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने की बात और नील गाय के सींगों की ऊंचाई पे चर्चा करके। और ये तीनों चीजों पे वो चर्चा करता है, फिर इससे वो जान लेता है कि ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं है ये कोई जर्मन जासूस। वजीरा सिंह के द्वारा कौन सा गीत गाया गया? एक गीत भी इसमें आता है कि दिल्ली शहर ते पिसोर नू जाइंदा और कर लेना लोगो दर बपार मड़िए। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, थोड़ा सा पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है। लहना सिंह पर जब हमला हुआ तो वो कुल कितने सिपाही थे? तो और लपटन में खंदक की दीवार में उसने कितने गोले लगाए थे? तो लहना सिंह पे जब हमला हुआ था तो उस समय उस खंदक में सिर्फ 8 सिख सिपाही थे और जब वो जासूस आया था वो नकली लेफ्टिनेंट साहब, उसने खंदक में 3 गोले लगाए थे। लेफ्टिनेंट ने लहना सिंह को कहां गोली मारी? तो जांघ में गोली मारी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। युद्ध में दोनों तरफ से कितने सिपाही मारे गए? तो 65 जर्मन मारे गए थे और 15 सिख शहीद हुए थे। लहना सिंह की रेजिमेंट का क्या नाम था? तो उसकी रेजिमेंट का नाम था नंबर 77 सिख राइफल्स। तो ये जो है उसके अंदर से कुछ प्रश्न थे जो आपको बता दिए गए। तो हम लोगों ने पूरी कहानी पढ़ ली, कहानी के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट हो सकता था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी और अगर क्लास पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपकी भलाई ही होगी।